हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स को और इजी बनाने के लिए जो मैंने स्टार्ट किया है वो किया है क्लास 9 से इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का। यानी कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने में, वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों या किसी भी तरह की प्रिपरेशन करते हों, उनके लिए इकोनॉमिक्स और इजी हो जाए, इसके लिए मैंने कोशिश की है कि इकोनॉमिक्स को मैं एकदम बेस लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, जिसमें जो बहुत बड़े लेवल पे एनसीईआरटी, यूपीएससी हो या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो जिसमें उनको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी हो जाती है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे हों जिनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि किसी एक चैप्टर को पूरा कैसे पढ़ा जाए, तो उनको एक समरी वे में मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ आज से, जिसमें 9th 10th 11th 12th सारे जितने भी इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं मैं उसको कराने की कोशिश करूँगी। तो आज से मेरा ये पहला चैप्टर है 9th क्लास के स्टूडेंट का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा इनिशिएटिव तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो आपके साथ में जो स्कूल में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट लगती हो, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9th क्लास के स्टूडेंट को स्टूडेंट के लिए एक सिनेरियो होता है कि उनको पढ़ना क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को डायरेक्ट आप किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ध्यान लगा के सिचुएशन को रिलेट करना पड़ता है। तो इसलिए 9th क्लास में जो कंटेंट्स हैं वो चैप्टर 4 मतलब एनसीईआरटी के ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो चैप्टर है उसको आज के वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तीसरा चैप्टर और आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले आपको कोई भी चीज़ को एक रिलेट करना होता है। सपोज़ यहाँ पे अगर बच्चे गांव में रहते होंगे या गांव की स्टोरी को समझते होंगे या गांव में कभी उन्होंने वो रहे होंगे, तो वो इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इस स्टोरी की हेल्प से आप जो इकोनॉमिक्स का बेस है आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये एक पालमपुर गाँव है, अपने माइंड में एक इमेज बना के चलिएगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि आप एक गांव में हैं, गांव की सिनेरियो को आपको समझना है, और इसके साथ ही साथ आप बहुत सारी इकोनॉमिक्स के टर्म्स को भी समझेंगे। उसको आगे आने वाले जो भी स्लाइड्स आगे आएंगी इसमें आपको बहुत ही क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो पर्पस क्या है इस स्टोरी को एक हाइपोथेटिकल विलेज को बनाने का? तो पर्पस यही है कि जो कंसेप्ट्स हैं प्रोडक्शंस के उसको आप बहुत रिलेट कर पाएँ। तो ये एक स्टोरी है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो लिया गया है, उसका नाम है पालमपुर। अब इस विलेज में उसकी एरिया, उसके आसपास के लोग, कितने लोग रहते हैं उस विलेज में, साथ ही साथ उस टाउन क्या है उस विलेज की, चलिए देखते हैं। तो चलिए क्रिएट करना स्टार्ट करिए एक इमेज को। उस इमेज में क्या है, एक पालमपुर गांव है और एक बिग विलेज है। पालमपुर गांव में एक पास का जो गांव है जो बड़ा है पालमपुर गांव से, उसका नाम है रायगंज। पालमपुर गांव, फिर एक बड़ा गांव रायगंज, और उसके दोनों के एक नियरेस्ट जो टाउन है शाहपुर, उसको ध्यान में रखिएगा। ये स्टोरी इन तीनों गांव और विलेज से रिलेटेड है। साथ ही साथ टोटल जो फैमिली है पालमपुर गांव में वो 450 है, और इन 450 में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। अब गांव में कास्टिज्म आज भी प्रेजेंट है, ये हम जानते हैं, और उससे रिलेट करके हम समझेंगे कि किस तरीके से, साथ ही साथ इस जो वीडियो है इसमें आप ये भी समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म और जो भी सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम डील करनी पड़ती हैं लोगों को और फेस करनी पड़ती है, ये भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहुत एनालिटिकल ये स्टोरी है। तो 450 फैमिली है अलग अलग कास्ट की। अपर कास्ट की जो फैमिली है वो पूरे 80 फैमिली है जो कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन करती है। अगर आप कभी गांव से रिलेट करते हो या गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि गांव में जो ज़्यादा ज़मीन होती हैं वो बड़े बड़े जमींदारों की होती हैं, या तो जो अपर क्लास के लोग रहते हैं गांव में उनकी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, और जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं उनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, या तो किसी के पास नहीं ही होती हैं, लैंडलेस होते हैं वो, और वो बड़े जमींदारों या बड़े अपर कास्ट के लोगों के ज़मीन पे काम करते हैं, और जो काम करते हैं उससे वो अपना भरण पोषण करते हैं।
इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हायर स्कूल है और साथ ही साथ इस गांव में एक गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी खुली हुई है। अगर ओवरऑल मोटा मोटी देखें तो जिस गांव में स्कूल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटी है, यानी कि ये गांव थोड़ा सा डेवलप्ड है। इस गांव में अगर इस पिक्चर को देखें तो रोड भी है, रोड के साथ साथ स्कूल, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की फैसिलिटी है। तो इस और साथ ही साथ आसपास में जो नियर बाई विलेज हैं वो भी एक टाउन है और एक बड़ा विलेज है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये गांव थोड़ा सा डेवलप्ड है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी इसके पास उपलब्ध है। बाकी कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग खेती तो करते हैं लेकिन खेतों में जो इरिगेशन का काम है वो अभी भी बहुत मुश्किल से बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी होती है उनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल या ऐसी कुछ नहीं होती है पाइप्स जिससे वो इरिगेट कर सके। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये गांव डेवलप्ड है जिसके पास ये सारी फैसिलिटी है। अब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है इस गांव में? अब जो मेन प्रोडक्शन है इस गांव की वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ज़्यादातर लोग आज भी 50% लोग किस पे डिपेंडेंट है? फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। तो गांव अगर है तो गांव में ज़्यादातर लोग फार्मिंग का काम करते हैं और जो कुछ लोग काम करते हैं नॉन फार्मिंग भी उसमें है, जैसे कि कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं जो आप गांव में अक्सर देखते हैं। अगर आप किसी गांव से होंगे तो उस पूरे गांव में 2 या 3 दुकानें ही होती हैं, बाकी लोग खेती ही करते हैं। अब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए नॉर्मली अगर आप सोचें तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले अगर ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही कर रहे हैं तो उसके लिए एक लैंड चाहिए, एक ज़मीन की ज़रूरत होती है। अगर लैंड है हमारे पास तो उस लैंड ज़मीन सबसे पहले तो ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन होने के बाद उस पर कुछ लेबर यानी कुछ फार्मर जो हों वो काम करें, उसकी फार्मिंग करें उस ज़मीन की। अगर काम कर रहे हैं कोई लेबर तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। पैसा कौन सा? सबसे पहले तो ज़मीन जिसकी है वो ठीक है, जिसकी ज़मीन है उसमें खाद पानी देना, इरिगेशन देना या समय समय पर ध्यान देना, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे खर्चा होते हैं। और जो आदमी पैसे खर्चा करता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, जो काम करवाता है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल में देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस स्टोरी को ये समझें, एक गांव है जहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग हो रही है और उसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप इस स्टोरी से समझ पाए हो, वो 4 होती हैं। ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं और मैंने आपको समझाया भी है। तो कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल जिसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये भी आगे हम समझेंगे क्या होते हैं, और ह्यूमन कैपिटल, ये सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने देख लिया। अब क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 होते हैं। इन चारों की हेल्प से ही अगर ये चारों कंबाइन होते हैं, जो प्रोडक्शन है, जो हमने यहाँ पे क्या देखा, और प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन 4 चीज़ों से होता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल, या हम कहीं कहीं इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। जब ये 4 चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज होती हैं उसी को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ ऑर्गेनाइज्ड एंड कंबाइनिंग ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी कि जो भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं इन 4 चीज़ों की हेल्प से, उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब हम पालमपुर के विलेज से इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम रिलेट करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पालमपुर गांव में फार्मिंग हो रही है, और सिर्फ स्टोरी से हम ये नहीं देखेंगे कि फार्मिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, ये लैंड क्या है, लेबर क्या है, साथ ही साथ हम इसके कुछ डीमेरिट्स को भी देखेंगे इसमें, कि क्या क्या जो किसान हैं या फार्मर्स हैं उनको किस किस चीज़ों को फेस करना पड़ता है और किस किस चीज़ों को वो फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और क्यों वो इतने गरीब आज भी हैं और उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। ये सब कुछ भी हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो फार्मिंग है पालमपुर की, उसमें लैंड क्या है? फिक्स है। लैंड की बात करते हैं, जो पहला हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन पॉइंट है वो है लैंड। तो लैंड अगर देखते हैं तो लैंड क्या है? वो फिक्स है। अगर आपकी कोई गांव में ज़मीन है, अगर 2 बीघा है तो वो 2 बीघा ज़मीन फिक्स है। आगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे होंगे तो उनके में भी वो डिवाइड हो जाएगी, बट ज़मीन तो 2 बीघा रहेगी। आप उसको कितना भी डिवाइड कर लो, छोटा कर लो, बड़ा आप नहीं कर सकते, वो छोटे छोटे में डिवाइड हो जाती है। तो लैंड हमारा फिक्स है।
अलग अलग सीज़न है। जैसे अगर कोई फार्मर है वो खरीफ सीजन में, खरीफ में हम ज्वार बोते हैं, बाजरा बोलते हैं और बोते हैं और बाद में उसको कल्टीवेट करते हैं यानी कि काटते हैं। तो हम पूरे सीज़न यानी पूरे ईयर में हम खरीफ और रबी की फसल करते हैं और साथ ही साथ एक जायद की फसल होती है जो गाँव में बहुत कम ही लोग करते हैं। तो बेसिकली ज्वार बाजरा जो लोग फार्मिंग करते हैं बारिश के समय में, और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के बीच में वो पोटैटो के लिए करते हैं, और जो विंटर सीजन है उसमें वो गेहूं धान इन सब चीज़ों को बोते हैं। अब आता है हमारा शुगर कैन। तो वो भी पूरे एक साल में गन्ने की खेती करते हैं और उसको काटते हैं। अब उससे ये करते क्या है, तो जो लैंड है हमारा उससे वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को बोएंगे और जो पहले अपने लिए कुछ रखेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको मार्केट में बेच देंगे। अब मार्केट में बेचने के लिए वो कहाँ जाएंगे, तो पालमपुर के लोगों ने ये सब उगाया और उगाने के लिए वो अपने आसपास के टाउन में चले गए या बिग विलेज में चले गए, रायगंज में चले गए या शाहपुर में चले गए, और वहाँ पर उन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको बेच दी। लेकिन ये भी है कि हमारे पूरे गाँव में जो सिनेरियो हम आगे देखेंगे यही होता है ना। गांव में लोग खेती कैसे करते हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें रखते हैं और बाकी की चीज़ें बेच देते हैं। अगर आप गांव से रिलेट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब ये आपका एक चार्ट है जिसको आप ज़रूर फिल करिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी बट इसको ज़रूर फिल करना है आपको कि कौन कौन सी क्रॉप होती है, मंथ क्या होती है, कब उसको काटते हैं और उसको किस चीज़ से हमारा जो सोर्स है उसको पानी देने का वो क्या होता है। अगर आप कोई अच्छी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ट्यूबवेल, कैनाल या टैंक्स होंगी। अगर आप थोड़े से पुअर गांव से बिलोंग करेंगे तो वहाँ पे बस बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं फार्मर। अब आती है बात कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो उन्होंने ट्रैक्टर्स ले लिया, फर्टिलाइजर्स ले लिया, पेस्टिसाइड्स ले लिया, ये सारी चीज़ें वो ले लिए पालमपुर के गांव के बड़े जो फार्मर्स हैं, और उन्होंने जो छोटे फार्मर्स हैं वो उनके उस पर काम करते हैं। अब सिनेरियो ये हुआ कि जब 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद अब पहले जो फार्मर है वो सपोज करिए कि 2000 टन गेहूं उगाता था वीट, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन अब वो क्या हुआ, अब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का वो उपयोग करता है जिसमें वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन अच्छा करता है। ट्रैक्टर के भी उसके पास है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसके पास आ गई हैं। तो अब उसका वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो पहले जो 2000 टन ही उगा पाता था अब 3200 टन उगा पा रहा है। अब खाने का कंजम्पशन तो उसका सेम ही रहेगा ना। पहले भी 2000 टन में सपोज करिए कि वो 500 टन अपने लिए रखता था, बाकी के 1500 वो बेच देता था। अभी भी अब क्या करेगा, अब वो 500 तो रखेगा ही, बाकी की अब वो ज़्यादा बेचेगा क्योंकि अब उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गया है। तो इसको बोलते हैं हम कि लैंड पे कैसे प्रोडक्शन होता है और कब किस सिनेरियो में ज़्यादा होता है। ये एक सिनेरियो था जो मॉडर्न खेती करने के बाद किसी एक किसान को मिला। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ट्रेडिशनल जो मेथड था उससे 1300 केजी पर हेक्टेयर वो उगा पा रहे थे, बाद में हाई वेराइटी सीड पे 3200 उगा पा रहे हैं। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा क्या कर पा रहे हैं, अब चीज़ों को उगा पा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके पास खेती आ गई है, उनके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी भी आ गई है और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद वो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा कर भी पा रहे हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि कोई चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए या हम कुछ ना कुछ का तो नुकसान कर ही रहे हैं, तो क्या कंसर्न है हमारे लिए जब अगर हम हाई वैरायटी यील्ड सीड का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम जब हाई वैरायटी सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो कोई भी खेत है उसकी फर्टिलिटी का लॉस होगा और साथ ही साथ जितना हम ट्यूबवेल वगैरह यूज़ करेंगे उससे ग्राउंड का जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो वाटर एकदम नीचे होता जाएगा और नीचे होता जाएगा जितना हम ओवर प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारे कंसर्न हमें देखने को मिले गांव में। कई सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो फर्टाइल नहीं रही, जिसपे हम कई सारे खेती कर सकते थे अलग अलग सीज़न में, अब हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी उतनी उपजाऊता ही नहीं रही, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पालमपुर गाँव में किस तरह से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप इस लैंड को देखें तो जो बड़े बड़े लैंड हैं ऐसे जो दिख रहे हैं, ये किसके लैंड है हो सकते हैं, ये जो बड़े उसमें किसान हैं, जो बड़े या अपर कास्ट के लोग हैं वो इनके लैंड है। अपर कास्ट के बाद जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास देखिए कितने छोटे छोटे लैंड्स हैं।
अब क्यों है छोटे छोटे लैंड्स? क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों के पास वो तो या तो पहले अपर कास्ट के लोगों पे ही डिपेंडेंट होते थे और उनके पास बहुत ही कम ज़मीनें होती थी, और कितने तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं होती है और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। अब ज़मीन का कम होने, क्योंकि लैंड तो फिक्स है, अब इससे तो खींच के बढ़ा नहीं सकते, ज़मीन कम होने का एक और रीज़न है, अब ये बड़ा वाला जो फार्मर है इसकी भी ज़मीनें कल को कम हो जाएंगी। कैसे कम होंगी? क्योंकि सपोज करिए उसके 2 भाई हैं, तो 2 भाई में ये ज़मीनें बट गई, 2 भाई में ज़मीनें बंटने के बाद उसके 2 बच्चे हुए तो ये और बट गई, उसके बाद उसके 2 बच्चे हुए तो ये और बट गई। ज़मीन कम होने की वजह से एक जो फार्मर है वो अपनी खेती को बहुत अच्छा बड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड लैंड है। तो क्या फ़ायदा अगर उसके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी मॉडर्न चीज़ें आ जाए, उसके पास ज़मीन तो कम ही है ना, वो तो कम ही उगाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें गाँव में के किसानों में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं कि जो पालमपुर गाँव है, जिसमें जो बहुत बड़ी जो लैंडलेस फैमिलीज़ हैं वो कम से कम 150 फैमिलीज़ हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दलित हैं। क्योंकि अगर हम गांव में जाते हैं तो हम बहुत ब्रॉडर लेवल पे कास्टिज़म को देखने को हमें मिलता है। तो दलित जो है वो माना जाता है कि वो बहुत लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनके पास बहुत कम ज़मीनें थीं पहले, जो गांव में रहते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं। बाकी जो 250 फैमिलीज़ हैं उनके पास बहुत छोटे या स्मॉल हेक्टेयर्स, जो 2 हेक्टेयर्स के साइज से भी कम है, उनके पास उतनी ज़मीनें हैं, और जिसको वो एडिक्वेट इनकम, यानी कि उस खेती में वो उस खेत में वो खेती करने के बाद भी वो इतना इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं कि वो अपने फैमिली का भरण पोषण कर सके। बाद में मीडियम और लार्ज जो गांव में 450 फैमिली रहती है, उसमें 60 फैमिली ऐसी हैं जिसके पास मीडियम या लार्ज फार्मर्स बिलोंग करते हैं और उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, और जो लार्जर फैमिलीज होती हैं उनके पास 10 हेक्टेयर की ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल यहाँ पे इंक्लूड किया है जो आपकी बुक में तो नहीं है, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि कब किस फार्मर को हम क्या फार्मर बोलेंगे। तो मार्जिनल फार्मर्स ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम का लैंड होता है। स्मॉल फार्मर ऐसे फार्मर्स को कहा जाता है जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड होता है, यानी कि 1 और 2 के बीच में उनके पास लैंड होता है। सेमी मीडियम फार्मर ऐसे फार्मर को कहा जाता है जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर लैंड से के बीच में ज़मीन होती है। मीडियम फार्मर उसको बोलते हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन होती है, और लार्ज फार्मर ऐसे फार्मर को बोलते हैं जिसके पास मोर देन 10 हेक्टेयर्स की लैंड होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्मॉल फार्मर जो हैं उनके पास बहुत कम लैंड है। स्मॉल फार्मर के पास क्या लैंड होगी? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होती हैं। बाकी अगर देखें तो मीडियम साइज के और लार्ज साइज के फार्मर्स हैं, 60 फैमिलीज हैं पालमपुर में जिनके पास 2 या 4 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं। तो ऐसी फैमिलीज क्या करेंगी? इस फैमिली का देखिए पूरा सिनेरियो समझिएगा। गाँव में जो बड़े फार्मर हैं वही उनके पास ही पैसे हो पाते हैं। और अगर हम इन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स हैं इनके पास एक तो लैंड भी ज़्यादा है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ किया, और जिसकी वजह से वो बहुत रिच फार्मर में काउंट किए जाते हैं हरियाणा और पंजाब के, और जिनका वीट प्रोडक्शन आज भी सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, वीट और राइस। तो इससे ये इनको रिच फार्मर कहते हैं। क्यों रिच फार्मर कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया बहुत लार्ज अमाउंट में किया, जिनके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा था, और उसमें अमाउंट में प्रोडक्शन करने के बाद अपने लिए बचाने के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा केजी के चीज़ें प्रोडक्ट बच गई, जिससे वो मार्केट में उन्होंने बेच दिया, और बेचने के बाद जो भी उनके पास पैसे आए उसको उन्होंने बैंक में जमा किया, स्मॉल फार्मर को दिया। तो अब ये इतनी चीज़ें हैं। तो लैंड की तो चीज़ें हमने समझ ली। अब जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका नाम है लेबर। तो अब लेबर का क्या सिनेरियो है अब हम देखते हैं। तो अब देखिए, अब लैंड ही लैंड तो नहीं होगा ना, जो बड़े जमींदार होंगे उनको लेबर की ज़रूरत होगी, वो खुद तो जाएंगे नहीं काम करने। तो जिनके पास लैंड होता है, अब गांव में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, छोटे ज़मींदार, बड़े ज़मींदार, बहुत छोटे लोग, और जिनके पास खेत नहीं होते हैं, तो वो अपने इनकम के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वो बड़े लोगों पे डिपेंड करते हैं जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, बड़े खेत हैं। तो वो वैसे लोगों को अपने ज़मीनों में काम कराते हैं, और उस काम के बदले वो क्या करते हैं? पैसे तो देते ही हैं और साथ में कुछ अनाज भी दे देते हैं, ताकि उनका साल का जो है भरण पोषण हो सके उस अनाज से। तो अगर आपने देखा होगा कि गांव में जो खेती होती है, खेती करने के बाद जब कल्टीवेशन का टाइम होता है तो एक डिसाइड होता है कि अगर वो 5, अगर आपने सुना होगा 5 बोझा या 5 जो गट्ठर
गांव की भाषा में बोलते हैं। तो अगर उसने 5 गट्ठर या 10 गट्ठर काट दिया है धान, तो उसमें से 1 गट्ठर उसका हो जाएगा। यानी कि जितना गट्ठर वो काटेगा उसका हर एक गट्ठर, हर एक 10वां गट्ठर पे उसका 1 गट्ठर बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो बड़े जमींदार होते हैं वो काम भी करा लेते हैं, उनका काम भी हो जाता है, उनके पास भी चीज़ें पहुंच जाती है। और जो छोटे जमींदार होते हैं वो 1 गट्ठर के उस पे कर करके वो अपना भी भरण पोषण कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं गाँव में। कुछ जो थोड़े स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास अपनी थोड़ी भी ज़मीन होती है और साथ साथ वो बड़े फार्मर की भी ज़मीन पे काम करके अपना खर्चा बर्चा निकाल लेते हैं। लेकिन जिनके पास एकदम ज़मीन नहीं होती है उनकी सिचुएशन थोड़ी बुरी हो जाती है। बुरी किस तरीके से हो जाती है? एक तो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है और वो पूरी टोटली डिपेंड होते हैं फार्मिंग पे, वो भी किसी और के लिए फार्मिंग कर रहे हैं और उनको बहुत थोड़ा सा मिलता है। तो ये लेबर का काम किस तरीके से डिवाइडेड है गांव में, पालमपुर गांव में, ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो वो या तो लैंडलेस फैमिली के लेबर होंगे और या तो जो स्मॉल प्लॉट होंगे उसके वो लेबर काम करेंगे फार्मर में। तो जो दाला है, दाला एक नाम है, ये लैंडलेस लेबर है जो कि डेली वेज पे पालमपुर में काम करता है, यानी कि वो रेगुलरली वर्क ढूंढता है अपने लिए। अगर आप देखें तो गांव में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि हर रोज़ जो फार्मर काम करेगा उसको 300 रुपये पर डे देना ज़रूरी है। लेकिन गांव की सिचुएशन क्या हो जाती है कि वो बहुत ही कम रेट पे, यानी कि इतनी कंपटीशन है कि वो 160 रुपये में ही काम करने को तैयार हो जाता है डेली वेज पे। तो दाला क्या है, 160 रुपये में काम करने को तैयार हो गया है और जिसकी वजह से एक तो उसका इतने पैसे का नुकसान भी हो रहा है और कंपटीशन होने की वजह से उसके पास कोई चारा नहीं है कि उनमें घर का पालन पोषण कैसे करे। तो वो 160 में बड़े फार्मर के घर में काम करने को तैयार हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है लेबर की। अब एक सिचुएशन है फिर कैपिटल कैसे आए। तो आपने देखा कि लैंड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सिनेरियो होता है गांव में, और लैंड ना होने की वजह से कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है गांव के लोगों को जो इनके पास लैंड नहीं है। लेबर की भी बात करें तो लेबर भी वो अलग अलग लेबर्स हैं और उनको कैसी कैसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है एज अ लेबर, ये भी आपने देखा। अब जो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन है वो है कैपिटल। कैपिटल को हम इस तरीके से समझेंगे कि जो भी मॉडर्न फार्मिंग है, अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करें तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी होती है कि जो रेन होगा, उसकी जो बारिश होगी उसी से इरिगेशन चीज़ें होंगी और उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता था। जो कैपिटल लगते थे वो बहुत कम लगते थे, बहुत ज़्यादा नहीं लगते थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न फार्मिंग को लेके आए, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ों को लेके आए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो कैपिटल है वो ज़्यादा लगेगी। इसीलिए जो फार्मर्स हैं उनको अब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसे तो है नहीं। अब 2 तरह के फार्मर होते हैं, एक स्मॉल फार्मर, एक लार्ज फार्मर। स्मॉल फार्मर जिनको लोन वोन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनको जल्दी लोन नहीं मिलता है क्योंकि एक तो उनके पास कुछ रहता नहीं है जिसके भरोसे वो लोन ले सकें। और जो लार्ज फार्मर होते हैं वो उनको लोन भी मिल जाता है, उनकी सेविंग्स भी हो जाती है और वो लोन देने भी लगते हैं। तो अब इनको लोन तो बैंक से जल्दी मिल नहीं पाता है। अब ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जमींदारों के पास जाते हैं या जो बड़े फार्मर हैं उनके पास जाते हैं। बड़े फार्मर से ये कहते हैं कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए भी दे दीजिए। और स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, अपनी छोटी सी ज़मीन पे उनसे कुछ पैसे लेके काम भी करते हैं और सोचते हैं कि इस ज़मीन पे जो काम करेंगे इससे हमारा पेट पल जाएगा और जो हम बड़े किसान की ज़मीन पे काम करेंगे उससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इस ज़मीन पे काम करने के लिए वो लोन ले लेते हैं। अब बड़े किसानों का क्या है, वो बहुत हाई रेट पे लोन देते हैं। तो वो सपोज 25% पे उन्होंने लोन दे दिया। अब 25% पे लोन देने की वजह से क्या होता है, वो उनका फिक्स, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर जो लार्ज फार्मर है वो अपना प्रोडक्शन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जो वीट का प्रोडक्शन है वो उसको रायगंज में बेच देगा और उससे ज़्यादा मनी कमाएगा। जो वो मनी कमाएगा उसमें कुछ पोर्शन वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा, कुछ पोर्शन वो रखेगा अपने पास जिससे वो स्मॉल फार्मर को मनी को दे सके ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, और कुछ पैसे से वो ट्रैक्टर या बाकी जो मॉडर्न चीज़ें हैं जो खेती में यूज़ होते हैं वो खरीद लेगा। तो ट्रैक्टर वगैरह वो उसके फिक्स्ड कैपिटल होंगे, एक बार उसने उसको कैपिटल लगा दिया तो वो बार बार उसके यूज़ होंगे उसमें, वो उसका फिक्स्ड कैपिटल है। तो
अब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल होने की वजह से वो उसका फिक्स्ड कैपिटल है, और जो वो सपोज करिए कि एक रानी नाम की लड़की है, और रानी जो है वो अपना भरण पोषण करने के लिए वो बड़े जमींदार के पास गई कि हमें पैसा दे दीजिए और हमें कुछ पैसे चाहिए ताकि हम अपने खेत वो पे बो सकें और वो कर सकें। उसको 25% के उस पे इंटरेस्ट पे उसको दे दिया बड़े फार्मर ने। अब ये क्या करेगी, अब जब कटाई का टाइम आता है गाँव में, जब आप देखें कहीं भी जहाँ पे खेती होती है, जब कटाई का टाइम आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की कमी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं उस टाइम, क्योंकि हर एक खेतों में काम करते रहते हैं। अब रानी क्या है, रानी एक मदर है, और एज अ मदर और एज अ वाइफ उसके पास बहुत डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने बच्चों को भी देखना है, उसको खेत में भी काम करना है, उसको ये भी टेंशन है कि उसने पैसे भी ले लिए हैं, पैसा नहीं देगी तो उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उस पर वो बहुत एक्स्ट्रा काम करती है। और वो क्या करती है, यहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद वो उसके बड़े फार्मर के भी खेतों में काम करती है, वहाँ पे भी काम खत्म करती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा हेक्टिक सिचुएशन बन जाता है। तो ये फेस करना पड़ता है लोगों को, कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें, जब वो ये सारे काम करते हैं, जब वो बहुत छोटे या स्मॉल फार्मर होते हैं। तो ये तो कैपिटल हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो फार्मिंग और एक नॉन फार्मिंग। तो फार्मिंग की चीज़ों को हमने सिनेरियो को समझा इस गांव की हेल्प से। अब हम चलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती है पालमपुर में, उसको समझते हैं। तो पालमपुर में जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो फार्मिंग पे ही डिपेंड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के अलावा और अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट क्या है, ये एक कॉमन एक्टिविटी है जो हम एग्रीकल्चर के अलावा करते हैं पैसे को बनाने के लिए, कमाने के लिए, जिसमें वो बेफेलो या अलग अलग बेफेलो काऊ को रखते हैं, जिनको वो घास, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें वो देते हैं फीड कराने के लिए, उनको खाना देने के लिए। जो उनसे मिल्क मिलता है वो उसको क्या करते हैं पालमपुर के लोग, रायगंज, या जो रायगंज में जो बड़े बड़े अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं वो बाकी पूरी जो टाउन है शाहपुर, उस टाउन में पूरा सेटअप करते हैं, और उसके बाद जो अलग अलग सेंटर वो बनाते हैं, और इससे हर एक टाउन या सिटीज़ में मिल्क का प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इससे उनके पैसे बन जाते हैं। दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि कुछ बहुत परसेंटेज, यानी कि 50 पीपल लोग ऐसे इंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसी मैन्युफैक्चरिंग, तो जो वो गन्ना किसान लगाते हैं, तो गन्ना का अगर आपने गांव में कभी देखा होगा तो कितने लोग गुड़ जो है अपने गांव में ही बना लेते हैं। गुड़ को कैसे बनाते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। वो गन्ना लाते हैं और एक छोटा सा मशीन इस्टेब्लिश कर देते हैं, एक छोटा सा मशीन लगा देते हैं। उस मशीन में गन्ने को पेरते हैं, उसका रस निकालते हैं, और गांव में ही बहुत बड़े उसमें कड़ाह में और बर्तन में उसको बहुत अच्छे से हीट करेंगे, और हीट करने के बाद वो जैगरी यानी कि गुड़ मेकिंग का प्रोसेस वो गांव में ही करते हैं। तो उस गांव में प्रोसेस करने के बाद उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल पे ये प्रोसेस करते हैं, और बाकी जो गुड़ बनते हैं वो अपने लिए रख के बाकी को मार्केट में बेच देते हैं। तो जो मिश्री लाल है वो वर्क करता है जैगरी मेकिंग में, और वो अलग अलग पैसे को जनरेट कर पाता है। करीम जो है वो कंप्यूटर क्लास उसने खोला है, जो एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, और उसने देखा कि कंप्यूटर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और वो एक सिंगल पर्सन है जो कंप्यूटर का उसने सेंटर खोला हुआ है। और जो बिग विलेज है रायगंज और जो टाउन है उसमें बहुत मतलब धीरे धीरे अब लोग ये सारी चीज़ें ये काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम कर रहा है, तो उससे भी वो पैसे को जनरेट कर पा रहा है। जो तीसरा है शॉपकीपर जो है पालमपुर का, वो एक ऐसा ट्रेडर है, छोटा सा ट्रेडर है जो बहुत सारी चीज़ों को एक ही दुकान में लाके रख दिया है, जो सिटी से जाता है लेके आता है, जिसमें उसके यहाँ आटा, तेल, चीनी, बिस्किट, साथ साथ टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, सब कुछ देता है, पेंसिल, क्लोथ, सब कुछ बेचता है। अगर आप गांव पे देखे होंगे तो एक जो गांव का जो ट्रेडर है, जो शॉपकीपर है, वो अपने दुकान में सब कुछ रखता है। ऐसा उसका शहरों की तरह नहीं है कि एक दुकान है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें कपड़े बेचेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें खाने की चीज़ें बेचेगा, तो वो सारी चीज़ें बेचता है, एक साथ बेचता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं।
तो ये कुछ लोग हैं जो ये सारे काम करके पैसे को जनरेट कर रहे हैं। दूसरा और लास्ट जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम। अब ट्रांसपोर्ट का काम जो फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है गांव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किशोर एक फार्मर है, वो लेबर है, लेकिन वो छोटा सा लेबर है, उसको बहुत डिफिकल्टी होती है कि अपनी फैमिली को चलाने में। वो डेली वेज पे काम करता है लेकिन उसकी फैमिली नहीं चल पा रही है, तो वो क्या करेगा, किशोर जाएगा बैंक से लोन लेने। बैंक से लोन लेके वो किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, कोई भी बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलती हैं, उसे वो लोन लेगा, और वो लोन लेके चीप लोन पे वो क्या करेगा, अपने या तो वो खेती करेगा, और या तो कोई बुफेलो और या तो बुफेलो सपोज करिए वो उसने एक भैंस खरीद ली। अब उस भैंस को क्या करेगा, उस भैंस से एक तो वो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई उसकी, और साथ ही साथ उसमें एक वुडन कार्ट लगा के उस बुफेलो का यूज ट्रांसपोर्ट के लिए भी करेगा, जिसमें वेरियस आइटम वो एक जगह से दूसरी जगह बेचेगा। अब सपोज करिए कि मिश्री लाल गुड़ बना रहा है, तो किशोर क्या कर रहा है, उसको अपने बुफेलो पे गुड़ का ट्रांसपोर्ट अलग अलग रायगंज और शाहपुर में वो कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो डबल इनकम जनरेट कर पा रहा है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट होने की वजह से वो पॉटर का भी काम, यानी कि गंगा से जाके मिट्टी को लाना, पॉटर को देना, साथ ही साथ लोड करना, अलग अलग कमोडिटीज़ को शाहपुर में जाके बेचना, जिसकी वजह से वो ये काम से किशोर इतना इनकम जनरेट कर पा रहा है। तो फार्म एक्टिविटीज़ और नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ये दोनों को हमने देखा इस चैप्टर में, और इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और किस तरीके से होते हैं, इसको हमने पूरे स्टोरी के बेस पे समझा, और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और ये पूरी स्टोरी ऐसे ही है कि आप किस तरीके से पालमपुर के लोग अपना लैंड का, लेबर का और कैपिटल का, और यहाँ पे लोग कैसे इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से इकोनॉमिक्स का जो बेस है आपने इसको समझा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और जो ह्यूमन कैपिटल है। अब ह्यूमन कैपिटल जो हमने आपको ये नेक्स्ट इससे देखा, ये दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, जिससे वो जनरेट कर पा रहा है सोच के। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल का एक बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ रहा है, और हो सकता है कि धीरे धीरे करके किशोर जो बड़े फार्मर्स हैं इनसे भी ज़्यादा अमीर बन जाए, और वो उनको डायरेक्ट करने लगे कि कैसे करना है, चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करना है। उसके पास एक बफेलो से कई सारे बफेलो आ जाएँ, बफेलो के बाद वो ट्रैक्टर ले ले, ट्रैक्टर के बाद वो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है। तो ये सारे जो सिचुएशन है वो गाँव की सिचुएशन होती हैं, जिसको हम देखते हैं। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको बता देती हूँ उनको कैसे करते हैं। मैंने एक इसका यहाँ पे एक्सरसाइजेस का वो किया है। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है वो आपसे पूछा जाएगा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कि और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा इनपुट इंक्वायर होती है मॉडर्न फार्मिंग में। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको बताना है यस आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आपने समझा होगा पूरे चैप्टर को तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड यू स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन द पालमपुर। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हेल्प करता है पालमपुर के फार्मर को, ये भी आप कैसे बता सकते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आप कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो पालमपुर के लोग हैं वो पूरी तरह से रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, दे कैन यूज़ देयर ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स, और जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन ऐसे रुकता नहीं है अगर कभी बारिश ना भी हो। तो इस तरीके से हेल्प करता है पालमपुर के लोगों के फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी। अब उसका अब बताना है कि क्या जो इरीगेशन है इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ इरीगेशन और वाई। तो अगर हम एरिया ऑफ इरीगेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक जो लैंड है वो 450 फैमिलीज़ में एक टेबल की हेल्प से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हुई है कि कितने लोग हैं, कितने लैंडलेस हैं, कितने लैंडलेस लेबर हैं, तो आप उसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। पहले तो आप लेबर जो है लैंडलेस लेबर और वो उसमें आप जितने भी हैं 150 जो हैं छोटे लेबर्स हैं, 60 बड़े लेबर्स हैं, 250 मार्जिनल लेबर्स हैं, उनकी हेल्प से आप एक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर द वेज फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस। यानी कि पालमपुर गांव में जो फार्म लेबर्स हैं उनकी मिनिमम वेज से भी लेस देन वेजेस क्यों होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि गांव में और कोई दूसरा बड़ा सोर्स नहीं है इनकम जनरेट करने का, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड ड्यू टू द कंपटीशन जो लैंडलेस लेबर है दे आर रेडी टू वर्क इन अ वेरी लेस वेजेस। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द मिनिमम वेज इन पालमपुर।
अब उसके बाद जो रीज़न है आपको बताना है, टॉक टू द 2 लेबरर्स, 2 लेबर से बात करनी है, आपको बताना है कि वर्किंग और कंस्ट्रक्शन साइड में क्या चीज़ें होती हैं, वो पैसे किस तरीके से लेते हैं। तो दिस इज़ योर एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन। अगर व्हाट इज़ द डिफरेंस वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक ही पीस ऑफ लैंड में क्या अलग अलग तरीके हैं डिफरेंट ऑफ प्रोडक्शन की, इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एक ही पीस ऑफ लैंड पे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ों को बो के बढ़ाया जा सकता है अपना प्रोडक्शन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द फार्मर विद 1 हेक्टेयर लैंड। तो इसके वर्क को बताना है। तो 1 हेक्टेयर लैंड का फार्मर बहुत पुअर होगा, बहुत गरीब होगा। अब वो कैसे अपना वर्क को डिस्क्राइब करेगा, अभी आपको मैंने पूरी स्टोरी बताई, उसमें से आप बताएंगे हाउ डू द मिनिमम एंड अ लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। तो मिनिमम और लार्ज फार्मर कैसे कैपिटल को जनरेट करते हैं। तो जो भी उनका प्रोडक्शन हुआ रहता है उसको वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसके बाद उस बैंक के डिपॉजिट से भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ वो छोटे जो लेबरर्स होते हैं उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में। और वो कैसे होते हैं डिफरेंट स्मॉल फार्मर से, तो ये भी ऐसा कुछ स्टोरी मैंने आपको पूरा डिफाइन किया। उसके बाद वन व्हाट टर्म सविता गेट अ लोन फ्रॉम द तेजपाल सिंह। तो तेजपाल सिंह की एक स्टोरी है आपकी बुक में, जिसमें तेजपाल सिंह एक बड़ा सा, जो मैंने रानी का एग्जाम्पल लेके आपको इसमें बताया, आपकी बुक में तेजपाल सिंह का एग्जाम्पल लेके बताया गया है। सविता एक लैंडलेस लेबरर है और वो तेजपाल सिंह के पास गई है और ये उसे लोन लेने के लिए। तो किस टर्म पे तेजपाल सिंह ने उसको लोन दिया है, ये स्टोरी मैंने आपको रानी की स्टोरी में बताया। तो ये स्टोरी आपको बस लिखनी है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर के। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको बहुत इजीली इस चैप्टर का वो रिवीजन कर सकें। इसके बाद सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।